रात को डिनर करने के बाद अर्णव, अमन और सिद्धार्थ आउट हाउस में चले जाते हैं। निकिता और सोहन भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। निकिता अपने रूम में आती है और फिर वह बेड पर लेट जाती है। उसके दिमाग में दिन की सारी घटनाएं चल रही थीं। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। वो खुद को शांत करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठ कर के बालकनी में चली जाती है। उसे पिछला सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन अतीत को तो उसने कब का दफन कर दिया था। अचानक उसका दिमाग थोड़ा चलता है और वो रूम में जाके फ़ोन लेती है और फिर किसी को कॉल कर देती है। कुछ देर रिंग जाने पे ही कॉल अटेंड हो जाती है। सामने वाला इंसान बोलता है, आज इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बिना किसी मतलब के तो तुमने मुझे कॉल किया नहीं होगा। तो चलो सीधा सीधा पॉइंट पे आओ। निकिता उस इंसान की बात सुन के 2 पल अपने फ़ोन को घूरती है और एक गहरी सांस लेके खुद को शांत करके बोलती है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ पता ना हो, फिर ये अनजान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? बाकी रही बात मतलब की, तो हाँ, मतलब से ही कॉल किया है मैंने। न्यूज़ तो तुम देख ही चुके होगे। मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी अपनी कंपनी को बचाने के लिए। तुम्हारे इतने राज मैंने छुपाए हैं और सबसे बड़ा राज तो आज तक छुपाते आई हूँ, यहाँ तक कि उससे भी सच छुपाया है मैंने, आगे भी छुपा लूँगी। बस कपूर इंडस्ट्री को कंगाल होने से बचाओ जैसे पहले बचाया था। तुम मेरा काम करो और मैं तो तुम्हारा काम कर ही रही हूँ। निकिता की बात सुन के सामने वाला बोलता है, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि मैं हूँ कौन। तो ये अपने ऑर्डर अपने पास ही रखो। रही बात हेल्प की, तो तुम्हें भी तो मैं दे ही सकता हूँ। तुम्हारी औकात तो नहीं है मुझसे कुछ भी मांगने की, पर फिक्र मत करो, मैं इंतज़ाम कर दूँगा। सामने वाला इतना बोल के कॉल को कट कर देता है। निकिता एकदम गुस्से से उस फ़ोन को उठा के वहीं पर बेड पर फेंक देती है और फिर वह अपने बाल नोचते हुए बोलती है, ये खुद को समझता क्या है? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। आज ये पैसा और पावर जो भी उसके पास है, वो सब उसी का तो है, जिसे सालों पहले अपने इन्हीं हाथों से मारा था मैंने। सिर्फ मैंने ही नहीं, उसने भी। तो फिर ये इतनी अकड़ दिखाता क्यों है, जैसे सब सिर्फ इसने ही किया हो। एक बार मेरा काम हो जाए फिर बताती हूँ तुम्हें तो मैं कि निकिता कपूर क्या चीज़ है। वहीं रूह अपनी ही बालकनी में बैठी आज जो भी हुआ उसके बारे में वह सोच रही थी। वो बहुत खुश थी कि अरुण की सर्जरी अच्छे से हो गई और कल तक उसे होश भी आ जाएगा। इन सब में उसकी सबसे बड़ी मदद सिर्फ और सिर्फ अर्णव ने ही की थी। रूह अपने सिर पर चपात मारते हुए बोलती है, रूह, तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? उस खड़ूस डॉक्टर ने तेरे भाई को ठीक किया है, वो भी बिना पैसे लिए ही, और तूने उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला। पर अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, कल सुबह ही बोल दूँगी। रूह को ये बात सोचती है और वो अंदर जाके बेड पर लेट जाती है। आने वाले कल को मीठी खुशियों के सपने को संजोते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग रूह किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने बादाम का हलवा भी बनाया था अर्णव को थैंक यू बोलने के लिए। रूह हलवा और अर्णव और बाकी दोनों की कॉफ़ी लेके आउट हाउस की तरफ चली जाती है।
रूह का दिल जोर जोर से शोर मचा रहा था। रूह को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे अर्णव के पास जाने में इतना अजीब लगता है। रूह अपने दिल को डांटते हुए बोलती है, चुप कर जाओ ओए, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर साहब। क्यों फटे हुए स्पीकर की तरह बज रहा है। रूह खुद से ही बातें करते करते आउट हाउस पहुंच जाती है। वो सीधा अंदर घुस चुकी थी, क्योंकि खुद से बातें करने में वो इतनी मशगूल थी कि किसी और की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो सीधा अर्णव के रूम में जाती है और सब कुछ काफ़ी टेबल पर ला के रख देती है। फिर चारों ओर नज़रें घुमा के देखते हुए बोलती है, ये भूतनाथ कहाँ चले गए, वो भी सुबह सुबह। कि तभी रूम का डोर खुलता है और अर्णव अपनी कमर पे तौलिया लपेटे हुए बाहर आता है। उसकी बॉडी पे पानी की बूंदें ठहरी हुई थीं। वो किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। रूह उसकी ओर पलटती है और उसको देख के उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। वो बेशर्मों की तरह उसे ताड़ने लगती है और उसका गला सूख रहा था और वो अपना सलाइवा गटक रही थी। अर्णव उसकी हालत देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो खुद से ही बोलता है, चलो बॉडी बनाने का कोई तो फ़ायदा हुआ। वो रूह के पास जाके चुटकी बजाता है और पूछता है, क्या देख रही हो। रूह उसकी बात सुन के झेप जाती है और इधर से उधर देखने लगती है। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। अब बेचारी क्या ही बोलती कि अपनी आंखें सेक रही है। वो खुद को नॉर्मल रखते हुए बोलती है, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी, क्योंकि तुमने अरुण को ठीक किया है ना, इसलिए। रूह की बात सुन के अर्णव कुछ बोलने को होता है कि तभी पीछे से सिद्धार्थ और अमन की आवाज़ आती है, थैंक यू बोलने आई हो लेकिन खाली हाथ। रूह उनको देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैंने ये बादाम का हलवा बनाया है आप सबके लिए। सिद्धार्थ और अमन एक दूसरे की ओर देख के बोलते हैं, बादाम का हलवा। दोनों उन दोनों को इग्नोर करके हेलियो की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन दोनों खा पाते कि उससे पहले ही दोनों के कानों में अर्णव की कोयल सी बोली, जो सुन के किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए, सुनाई देती है। वो बोल रहा था, अगर तुम दोनों ने इस हलवे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। शाहजहां ने तो सिर्फ उन मजदूरों के हाथ काटे थे, मैं तुम दोनों का कनेक्शन ही काट दूंगा इस दुनिया से। दोनों हलवे को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब किसी ने सच ही कहा है, जान बची तो लाखों पाए। रूह भी माहौल को देख के जाने लगती है कि अर्णव उसे रोकते हुए बोलता है, मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा। रूह मुंह बनाते हुए वहीं खड़ी हो जाती है। अर्णव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। रूह को कुछ फील होता है, सो पलट के देखती है तो अर्णव उसके बिल्कुल पास खड़ा था। रूह डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। वो पीछे होते होते दीवार से टकरा जाती है। अर्णव उसके बिल्कुल करीब जाके खड़ा हो जाता है। रूह उसकी नज़रों को झांककर उसे समझने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। अर्णव उसके अगल बगल हाथ रख के उसमें झुकते हुए बोलता है, थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें हलवा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना मीठा है। रूह उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वो अर्णव की नज़रों का पीछा करती है तो उसकी नज़रें उसके होंठों पर टिकी हुई थी। रूह गुस्से से कुछ कहने को हुई
कि अर्णव का फ़ोन रिंग करता है और वो पीछे हट जाता है और कॉल को अटेंड करता है। कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल को कट कर देता है और फिर वो रूह को बोलता है, जल्दी से घर से बाहर मिलो, अरुण को होश आ गया है, हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। अर्णव की बात सुन के रूह के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसकी आंखें पनीली हो गई थीं। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर में दोनों घर के बाहर होते हैं। रूह बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। उसे घबराहट भी हो रही थी कि सब ठीक हो, लेकिन अर्णव के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कुछ देर में ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरुण को होश आ चुका था। वो दोनों उसके वार्ड की ओर बढ़ जाते हैं। अर्णव अरुण को चेक करने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन रूह वहीं खड़ी रह जाती है क्योंकि उसकी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ देर में अर्णव अरुण को चेक करके बाहर आता है। रूह की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्णव बाहर आके उसे सवाली नज़रों से देखता है। अर्णव को देख के रूह आगे बढ़ के उसके गले से लग जाती है। अर्णव भी उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ देर में वो शांत होती है तो वो उसे अंदर जाने को बोलता है। रूह अपने आंसू साफ करके अंदर जाने लगती है। उसके अंदर जाते ही अरुण बोलता है, छोटी, मुझे तो लगा था कि मैं सबसे पहले तुझे देखूंगा, लेकिन यहाँ तो ग्रीक गॉड के दर्शन हो रहे हैं मुझे। अरुण की बात पे रूह भी मुस्कुरा देती है और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे बढ़ के अरुण के गले लगकर रो पड़ती है। अरुण उसको शांत कराते हुए बोलता है, तो इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है? देख, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, फिर क्यों गंगा जमुना बहा रही है? रूह सिसकते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक कान के नीचे लगाऊंगा, अगर फिर से बकवास करी तो। अरुण उसे डांटते हुए बोलता है। रूह उसको दांत दिखा के चुप हो जाती है। पीछे अर्णव खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था, लेकिन उसे रूह और अरुण का इतना पास होना पसंद ही नहीं आ रहा था, भले ही वो दोनों भाई बहन ही क्यों ना हों। वो रूह को बोलता है, तुम्हारा भाई अब ठीक हो चुका है, फिक्र की कोई बात नहीं है। 1-2 दिन में उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। रूह अर्णव की डिस्चार्ज वाली बात सुन के एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में फिर कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रुकते तो सोहन और निकिता को शक हो जाता, इसलिए वो घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अर्णव उससे पूछता है, तुम परेशान क्यों थी? अब तो तुम्हारे भाई को भी होश आ गया है। फिर रूह कुछ देर चुप रहती है, फिर एक गहरी सांस लेके बोलती है, सोहन ने एक बार अरुण को मारने की कोशिश की है। अगर उसने दोबारा कोशिश की तो उसका हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बस ये सोच रही थी कि उसे डिस्चार्ज करने के बाद कहाँ रखूँगी, क्योंकि अभी उसे सिर्फ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा। वो ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से अभी, और मेरे पास अभी इतनी सेविंग भी नहीं है कि मैं उसे यहाँ से कहीं और भेज सकूँ, क्योंकि हवेली में काम करने के पैसे थोड़ी ना मिलते हैं मुझे। रूह अपनी बात ख़त्म करके खिड़की के बाहर देखने लगती है। अर्णव के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये लड़की सच में पूरी तरह से पागल है। बिना सैलरी के इतना काम करती है, जो इसका अपना भी नहीं है, उसके लिए इतना लड़ रही है, तो जिससे ये प्यार करेगी उसके लिए तो हर हद पार करेगी।
अर्णव रू से कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो लोग हवेली पहुंच जाते हैं। रू पहले ही कार से निकल जाती है, लेकिन जब वो हवेली में एंट्री करती है तो सोहन उसे देख लेता है और उसे सवाली नज़रों से देखते हुए बोलता है, कहाँ से आ रही हो तुम सुबह सुबह? रू उसका सवाल सुन के अपने मन में, रू सोच कुछ तो, वरना ये हाथी तुझे अपने पैरों तले कुचल देगा। वो बिना किसी डर के बोलती है, वो मैं माखनलाल चतुर्वेदी चाचा के बगीचे गई थी अमरूद खाने सोहन भाई। रू जानबूझकर सोहन को भाई बोलती है, क्योंकि उसे पता था भाई सुनते ही सोहन वहाँ से गुस्से से उबलता हुआ निकल जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। रू उसके जाते ही एक चैन की सांस लेती है। वहीं दूसरी ओर यूएस में कुमकुम अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी एक नर्स भागते हुए आती है और उसके रूम का डोर नॉक करती है। कुमकुम जल्दी से उठ के डोर ओपन करती है तो नर्स बोलती है, मैडम, सर की तबीयत अचानक ही खराब हो रही है, हमें उन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नर्स की बात सुन के कुमकुम की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले अक्षत बिल्कुल ठीक था। वो जल्दी से उसके रूम में जाती है। घर में हो रहे शोर को सुन के बाकी सब भी आ चुके थे। कुमकुम जब अक्ष को देखती है तो उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। मिहिर और राज जल्दी से उसे उठाकर बाहर भागते हैं। बाकी सब भी उसके साथ निकल जाते हैं, सिवाय छाया के। उसे कबीर के पास भी तो रहना था। कुछ ही देर में सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। ये अर्णव का ही हॉस्पिटल था। अक्षत को एडमिट कर दिया जाता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कुमकुम की आंखों से तो आंसू बहे जा रहे थे। मानवी और जिया उसे शांत करवाने में लगे हुए थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर ही बाहर नहीं आ रहे थे। ऊपर से किसी को भी अक्षत की मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए डॉक्टर को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर बाहर आते हैं तो कुमकुम उनसे अक्षत को हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे भी वही बताते हैं कि अक्षत का सही से ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें उनकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी होगी। अभी वो कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। कुमकुम राज का फ़ोन लेती है और वो अर्णव को कॉल कर देती है। राज का कॉल देख के अर्णव भी परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कॉल अटेंड करता है और पूछता है, क्या हुआ चाचू, आपने इस टाइम कॉल किया है? सब ठीक तो है ना? मॉम डैड ठीक तो है ना? सामने से कुमकुम रोते हुए जवाब देती है, कुछ भी ठीक नहीं है अर्णव। अक्षत की तबीयत खराब हो गई है, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, लेकिन ये डॉक्टर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ कुछ करो बेटा, जल्दी से। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी क्या